नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ जिस तरह से 14 विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और जो हश्र उनकी याचिका का वहां पर हुआ, उसने इन पार्टियों के नेताओं को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। लेकिन जब जब पीएम मोदी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब जब ईडी और सीबीआई से ज्यादा मजबूत होकर, बेखौफ होकर कार्रवाई करने को कहते हैं, तब तब इन पार्टियों के नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है? और फिर सवाल यह भी कि राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सीजेएम के विवेक पर सवाल उठाकर कहीं अदालत की अवमानना तो नहीं की है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विजय सरदाना जी। नमस्कार विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार अंजू जी। विजय जी, ये जो एक दिन पहले 14 विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी, दरअसल ये पूरा ड्रामा क्या था? क्योंकि जो जो बातें इन्होंने अपनी पिटीशन में कही थी या याचिका में कही थी, वो तो बड़ी बिना सिर पैर की बातें लग रही थी। तो इसका मकसद क्या था इस पूरी कवायद का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि शायद ऑपोजिशन पार्टीज ये केस बनाना चाहती थी कि जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और इससे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे पे है, तो शायद वो ये चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से इंटरवेंशन करे और उसका फायदा इन पॉलिटिकल पार्टीज को मिले। क्योंकि पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हम ये देख रहे थे कि एक भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ मुद्दों को लेके मतभेद है और मतभेद भी दोनों तरफ से जग जाहिर किए गए, सरकार की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से भी। और एक पब्लिक परसेप्शन ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं शायद भारत सरकार और कोर्ट के बीच में कोई कन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस है। अब इस स्थिति के अंदर शायद ऑपोजिशन पार्टी को ये लगा कि हम अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा लेके जाते हैं कि जहां पे केंद्र सरकार हर चीज में मनमानी कर रही है और संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ दे दे या किसी तरह का इंटरवेंशन करे, तो वो हमारे लिए एक पॉलिटिकल विक्ट्री होगी। लेकिन संविधान के आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून की नजर में सब बराबर है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस वकील ने और किसने ऑपोजिशन पार्टीज को ये एडवाइस दी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपने लिए कोई अलग से गाइडलाइन बनवाएं कि ईडी और सीबीआई जब पॉलिटिकल मुद्दे आए तो उसको अलग ढंग से हैंडल करें और जब आम आदमी का मुद्दा आए तो उसको अलग ढंग से हैंडल करें। ये अपने आप में भी एक विचित्र सोच है। लेकिन अब अपोजिशन पार्टीज ने कैसे वकील रखे हुए हैं, उनको वो क्या एडवाइस करते हैं, जिससे ना तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है बल्कि छवि भी खराब हो रही है और बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन में अपोजिशन पार्टीज को डाला जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टीज को सोचना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि विजय जी, आप ये देखिए ना कि आप कह रहे हैं कि कौन सा वकील वकील तो वहां पे सबसे बड़ा वकील था अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के दिग्गज नेता, सबसे बड़े वकील, जो सभी विपक्षी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले होते हैं उसकी पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उनसे बड़ा वकील तो कोई हो ही नहीं सकता था। तो अगर वो इस तरह का ये ड्राफ्ट फ्रेम करते हैं या अपील फ्रेम करते हैं, तो अपने आप में हैरानी नहीं होती है? यही मेरे को ताजुब है कि क्या आजकल जिस तरह से सिंघवी साहब बहुत बिजी हैं, चाहे वो सूरत का मुद्दा हो या सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा हो जहां पे राहुल गांधी को बचाना हो या 14 विपक्षी पार्टियों को बचाना हो, मुझे नहीं लगता कि सिंघवी साहब ने अपना टाइम या इंटेलेक्ट इस्तेमाल किया होगा, बिकॉज मे बी ही इज वेरी वेरी बिजी। तो किसी जूनियर ने या उनके किसी सबॉर्डिनेट ने कुछ किया होगा और उन्होंने कहा होगा तुम फाइल कर दो, जब आर्ग्यूमेंट का टाइम आएगा मैं देख लूंगा।
और मुझे लगता है चाहे वो सूरत हो या सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन हो, दोनों जगह एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है। अब ठीक है, अब जिसका जो काम करने की शैली, हम उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस याचिका को खारिज कर दिया विजय जी, लेकिन उन्होंने जो इतनी सारी बातें कही हैं इन सभी विपक्षी पार्टियों को, नेताओं के लिए, वो तो इनके लिए मतलब ये कहा जा सकता है कि आईने की तरह है, या इनको इनकी औकात दिखाई गई कि भाई सब बराबर हैं, हम आपके लिए कैसे कह सकते हैं जांच एजेंसियों को कि इनको गिरफ्तार ना करो, यहां तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया है। तो उस बारे में तो जरूर सोचना चाहिए अभिषेक मनु सिंघवी साहब को कि कम से कम अपने जूनियर का ड्राफ्ट किया हुआ कोई केस लड़ने के लिए दोबारा ना पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, ऐसा है, कभी-कभी क्लाइंट भी, एज़ ए वकील मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कभी-कभी क्लाइंट भी इंसिस्ट करते हैं, उसमें आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऐसे क्लाइंट्स को छोड़ दो, कि भई ये गलत काम हमसे नहीं होगा, तुम किसी और से करवा लो। या फीस के लालच में वकील कहते हैं कि ठीक है, अब जो क्लाइंट कह रहा है मैं क्या करूँ, मुझे तो फीस मिल ही रही है। दूसरा सोच ये भी हो सकता है। तीसरा सोच ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, जैसा अक्सर हम लोगों ने देखा है कि नहीं-नहीं आपका केस बहुत मजबूत है, हम सब मैनेज कर लेंगे, आप तो आगे बढ़ो। मैनेज कर वो लेंगे। तीसरा है। तो देखिए क्या होता है ना कि ये सब बोलचाल की भाषाएँ रहती हैं। हर प्रोफ़ेशन में हर तरह की एक लैंग्वेज, एक स्क्रिप्टिंग रहती है। तो ये कुछ भी हो सकता है। अब तथ्य तो देखिए, क्लाइंट और वकील के बीच की बात तो गोपनीय होती है। उसमें हम ना ज़्यादा जान सकते हैं, ना हम उसके बारे में कोई तहकीकात कर सकते हैं, ना हमें करनी चाहिए। हमारा तो सिर्फ एक assumption इस बात को लेके आता है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी है। क्योंकि संविधान के अंदर आर्टिकल 14 में जो बात बहुत क्लियरली लिखी है, अब ये सुप्रीम कोर्ट को इस फंडामेंटल राइट के बारे में व्याख्या करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुद्दा ऐसा बना दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को रिमाइंड कराना पड़ा कि आप क्या मांग रहे हो, आप स्पेशल नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशन में। कहीं पे भी संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि पॉलिटिशियंस विल बी यू नो मोर देन इक्वल। जब इक्वल है तो सब है। आप यू आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जो एक अधिकार भारत के नागरिक को है वो पॉलिटिशियन को भी है। और अगर पॉलिटिशियन ये कहते हैं नहीं हम स्पेशल हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कहीं कोई प्रोविजन, कोई क्लॉज या कोई सबसेक्शन या कोई फुटनोट में कहीं नहीं लिखा है कि पॉलिटिशियंस आर स्पेशल। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दुविधा थी कि ऑन व्हाट बेसिस। तो ये अपने आप में एक बात है। मेरा इसमें एक मत दूसरा भी है। जब उन्होंने कहा कि हमें टारगेट किया जा रहा है, मैंने अपने ब्लॉग में भी, अपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत डिटेल में इसकी व्याख्या करी है। जो दर्शक देखना चाहें वो देख सकते हैं, काफी डिटेल व्याख्या की है मैंने। जी। मेरा ये कहना है कि जो पावरफुल लोग हैं, अगर आप उनको सजा देते हो तो इससे एक अच्छा मैसेज समाज में जाता है। उसके क्या कारण है, क्या नहीं है, वो डिटेल वहां पे है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये कहना कि साहब हमको टारगेट किया जा रहा है, तो भाई आप बाकी चीजों में तो क्यू में नहीं आना चाहते। आप हर जगह फर्स्ट एंट्री चाहते हो, वीआईपी पासेस चाहते हो, ताकि आप भीड़ से हटके सबसे पहले नंबर आपका आए। तो जब सजा का टाइम आता है तो आप वो वीआईपी प्रिविलेज क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते? आपको भीड़ से हटके सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट सजा दे, तब तो देखो आप एक्चुअल वीआईपी हो। लेकिन जब सजा का टाइम आता है तब आप कहते हो नहीं मैं भीड़ में आखिर में खड़ा हूं साहब, पहले बाकियों को निपटा लो तब मेरा नंबर आएगा। तो ये तो अपने आप में एक बचकानी सी बात है। और मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या लॉजिक है, क्योंकि जब ये केस फाइल हुआ था तब भी मैंने कहा था कि मुझे तो इसका कोई औचित्य, मतलब कॉमन सेंस से भी इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन लिया। लेकिन इस पूरी कवायद के बाद वो विपक्षी पार्टियां 14 की 14 जिनके नेताओं पर इस वक्त ईडी या सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, वो पहले ही त्राहिमाम कर रहे हैं, डर के मारे ही वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो उनका आपको क्या लग रहा है, पूरी तरह एक्सपोज नहीं हो गए वो? और अब तो इस तरह से है कि अब तो पीएम मोदी ने भी जो उन्होंने बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोला है, उसमें भी उन्होंने साफ कहा है कि ये जो मुहिम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये रुकेगी नहीं।
तो ये तो उनके लिए और खतरे की घंटी इन पार्टियों के लिए। देखिए, बात तो सही है। सिर्फ बीजेपी के स्थापना दिवस नहीं, जब सीबीआई का 60वां वर्षगांठ थी, तब भी उन्होंने कहा था कि देखिए 140 करोड़ जनता आपके साथ है। सीबीआई को उन्होंने ये बोला था, और बात सही भी है। देखिए, हिंदुस्तान में कौन करप्शन चाहता है? आम आदमी से पूछो तो सबसे पहले वो यही बोलता है, मैं तो भ्रष्टाचार से परेशान हूं। चाहे वो रोड साइड पे एक पुलिस वाला ठेले वाले से पैसा वसूले, या कोई किसी ऑफिस में जाए तो उस इंसान की कार्रवाई, फाइलें दबाई हुई हों और उसको अगर आगे बढ़ाना हो तो उसके ऊपर एक मुद्दा बनता है कि साहब आप फाइल तभी निकलेगी जब आप स्पीड मनी रखोगे। तो ये सब तो एक आम आदमी की जिंदगी में है। काफी कुछ सुधार हुआ है जहां जहां डिजिटाइजेशन हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से पूछ लीजिए, वो ये बोलते हैं कि साहब हम बिजनेस करें या इंस्पेक्टर मैनेज करें। अगर आज हिंदुस्तान में इंस्पेक्टर ईमानदार होते तो आपको मिलावटी खाना नहीं मिलता, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि इंस्पेक्टर्स को पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनी मिलावट कर रही है। ये हो ही नहीं सकता। ये तब होता है जब सिस्टम करप्ट होता है, या इनकॉम्पिटेंट होता है, या दोनों होता है। अदरवाइज 5,000 10,000 इंस्पेक्टर इस देश में हों और आम आदमी को मिलावटी दवाइयां मिले, मिलावटी खाना मिले, मिलावटी किसानों को पेस्टिसाइड मिले, घटिया बीज मिले, ये तो बगैर करप्शन के हो ही नहीं सकता। मैं तो मान ही नहीं सकता। क्योंकि जब इंडस्ट्री में सबको पता है कि कौन कंपनी मिलावट करती है, ब्लैक शीप कौन है, जब सबको पता है, क्या इंस्पेक्टर को पता नहीं जिसका काम नजर ही रखना है? बिल्कुल। तो ये तो, अब मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मोदी जी जो ग्राउंड लेवल पे करप्शन है इसका सफाई अभियान चलाएंगे। उन्होंने अभी तक तो नेताओं पे, पॉलिटिशियंस पे, ब्यूरोक्रेसी, सीनियर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे सुधार का प्रयास किया है, लेकिन आम आदमी, दुकानदार, ठेले वाला, सब्जी वाला, आम नागरिक जो आज भी इंस्पेक्टर राज से परेशान है, और बहुत सारी जगह में तो करप्शन के रेट बढ़ गए हैं, ये कह के कि जी मोदी जी बहुत सख्त हैं, हम तो देखो आपके लिए स्पेशल रास्ता निकालेंगे इसलिए रेट डबल लगेगा, या तो सही 3 है। गुना लगेगा, या 4 गुना लगेगा। तो जैसे एक सब्जी वाला पेट्रोल के दाम बढ़ने से आपके सब्जी के दाम बढ़ा देता है, इसीलिए से जब मोदी जी बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो करप्शन के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये हकीकत है। लेकिन सर मुझे वापस वो याचिका याद आ रही है 14 पार्टियों की जो सुप्रीम कोर्ट में डाली। उसमें एक पॉइंट इन्होंने ये कहा था कि जब यूपीए की सरकार थी तो देखिए जो केसेस ईडी और सीबीआई ने खंगाले उसमें सिर्फ 43% ही जो थे वो ले देकर ऑपोजिशन वाले थे, या 43 केसेस ऑपोजिशन के लीडर्स के थे 60%, और अब तो 95% ऑपोजिशन के लीडर्स हो गए हैं। तो ये दलील बड़ी अजीब थी, क्योंकि उस वक्त तो आप याद कीजिए जितनों के खिलाफ इस वक्त सीबीआई या ईडी कार्रवाई करी वो सबके सब तो एक साथ सरकार चला रहे थे। तो उस वक्त तो मनमोहन सरकार किस किस को नापती, क्योंकि वो तो खुद बैसाखियों पर चल रही थी। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के अंदर सच में कोई भ्रष्ट नहीं है, या फिर उस वक्त की सरकार ने बीजेपी के नेताओं की पूरी फाइलें खंगालनी चाहिए थी? ये भी हो सकता है कि उस समय ऑपोजिशन ज्यादा ईमानदार हो। हाँ बिल्कुल। तो ये, इसका तो कोई तथ्य नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि साहब उस समय इतना परसेंटेज था और इस बार इतना परसेंटेज है। ये कोई तथ्य नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सीधी सी बात ये कही है कि आप इस तरह के कलेक्टिव गाइडलाइंस की उम्मीद मत करिए। हाँ, अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो उनको परेशान किया जा रहा है और कोई केस नहीं बनता है, और ये, क्योंकि देखिए जो चोर होता है उसको पता तो होता है कि किसने क्या गड़बड़ करी है। आप दुनिया में सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से तो नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल। तो आपको तो सच्चाई पता है। और जिस आदमी ने गड़बड़ नहीं करी है, जो ईमानदार है, वो चला जाए सुप्रीम कोर्ट कि देखिए सर मेरे को हैरेस किया जा रहा है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि आप केस, स्पेसिफिक केस लेके आइए, हम सुनेंगे, और जो सुटेबल रिलीफ होगी उसको कंसिडर किया जाएगा।
तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की दलीलें सिर्फ एक, जैसा मैंने कहा कि केस बिल्ड करने का एक लॉजिक था, लेकिन इस तरह क्योंकि पिछले साल कम था, इस बार ज्यादा है, पिछली बार मॉनसून ये था इसलिए इस बार ऐसा है, ये कोई ऐसे लॉजिक नहीं है। देखिए, वकालत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो आप एविडेंस दे रहे हो, या तो आप बोल दो कि साहब ये पूरी की पूरी 14 पार्टियां अंडरटेकिंग दे देती हैं कि इनमें से कोई भी भ्रष्ट नहीं है, एक अंडरटेकिंग दे दो, और आप अब सुप्रीम कोर्ट इसको सीबीआई के हवाले कर दे केसेस को, और सुप्रीम कोर्ट जज की मॉनिटरिंग में ये इन्वेस्टिगेशन हो सीबीआई ईडी के, या तो आप इतने पाक साफ हो लिख के दे दो एफिडेविट कि सर ये हमारे साथ गड़बड़ हो रही है, हम तो आज तक कहीं हमने किसी का पानी तक नहीं पिया, आप तो करप्शन की बात कर रहे हो। तो ये अगर लिख के अपोजिशन दे देता है, और या स्पेसिफिक केस जिन जिन नेताओं को डर लग रहा है कि ईडी और सीबीआई उनको गलत ढंग से फंसा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसकी परमिशन दी है कि आप स्पेसिफिक केस लेके आ जाओ, हम सुन लेंगे। तो इनको तो तुरंत खड़े हो जाना चाहिए था कि देखो सर हम 14 के 14 ईमानदार हैं, हमारे साथ हो रहा है, अब अपने आप रास्ते क्लियर हो जाते हैं। और फिर आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के वो जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। ये कहा कि वो तो बाहर जाकर बड़े प्रभावशाली हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को डरा धमका सकते हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिली। देखिए, ये तो फैक्ट जिसको बोला जाता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जब रखा है कोर्ट के सामने, और कोर्ट को दलीलों में दम लगा होगा, क्योंकि देखिए जब आप जेल में रह के सिस्टम हिला सकते हो, आप समझिए, आप बाहर आके क्या क्या करोगे ये तो सोचो। आप जेल में रह के 5 स्टार का खाना खा रहे हो, आप जेल में रह के मालिश करवा रहे हो, आप जेल में रह के, मतलब जेल तंत्र को आपने मैनिपुलेट कर दिया जो सरकारी तंत्र है, तो आप बाहर जाके क्या क्या करोगे? तो आप मैनिपुलेट किस लेवल तक कर सकते हैं ये तो पूरी दुनिया ने टीवी पे देखा है। तो अब ये कहना कि नहीं जी हम तो बिल्कुल गाय हैं, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, हमें तो फंसाया गया और हम तो एकदम कट्टर ईमानदार हैं, तो सर कौन मानेगा? मैडम इस बात को कौन मानेगा? कम से कम सत्येंद्र जैन साहब को तो ये बात का तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं मिल सकता कि वो सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं या लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करते। उन्होंने तो सुकेश के लिए, बाकियों के लिए, ये तो सब एविडेंस प्रूफ है। तो तिहाड़ जेल का जो आदमी सिस्टम हिला सकता हो, सोचो आप, जो हिंदुस्तान की सबसे सिक्योर जेल मानी जाती है, जो आदमी उस सबसे सिक्योर जेल का सिस्टम टेम्पर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, सोचिए वो बाहर आके क्या क्या करेगा। अब फिर वो तो पूर्व जेल मंत्री भी है, और वही तो बोला भाई, आप जेल मंत्री भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, आप रेवेन्यू में भी थे, आप 50 डिपार्टमेंट आपके पास थे, आप जब जेल गए उसके बाद ही तो सिसोदिया को दिए गए थे वो सब। बिल्कुल। तो आपके खिलाफ जिस जिस डिपार्टमेंट में केस है, आप बाहर आके तो सबको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये तो देखिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रोरोगेटिव है, जहां उनको लगता है। तो कम से कम मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन साहब को तो इस बात के लिए अब दुख बनाना पड़ेगा कि साहब वो टीवी पे आके उन्होंने ये किस तरह के मसाज विसाज कराए हैं, अब कोई मानने को तैयार नहीं है कि ही इज इनोसेंट। और फिर सर आपको याद होगा जब कोर्ट के कहने के बाद ये सारी सुख सुविधाएं जो उनको अंदर मिल रही थी, ये बंद कर दी गई थी, तो फिर जेल के अधिकारियों ने भी शिकायत की थी कोर्ट में कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि एक बार मैं बाहर आ गया तो तुम सबको देख लूंगा। तो आप सोचिए कि कितना खतरनाक है, अगर उनको जब इन्वेस्टिगेशन इस लेवल पर है, इस वक्त अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो बाहर आकर क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यही तो मैंने कहा कि ये सारे तथ्य तो आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास हैं, जजेस के सामने हैं। तो ये मैं वही कह रहा हूं कि जब आप देश के सिस्टम को हिला सकते हो, जेल प्रशासन को आप नचा सकते हो, आप सारे कानून तोड़ सकते हो, वो भी जेल में रहते हुए, बाहर आपने तोड़ा हो, आप अनजान हो, तब तो बात समझ में आती है। जेल में रह के आप ये सब करो और फिर कहोगे जी आई एम इनोसेंट, अब कौन विश्वास करेगा? शायद जजेस को तो इतना पता है कि कौन क्या हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है।
और फिर मनीष सिसोदिया के मामले में भी देखिए, उन्होंने निचली अदालत में जो जमानत उनकी खारिज हुई थी, उसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब उनकी सुनवाई जो है वो 20 अप्रैल को होने वाली है। लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया को भी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उस 292 करोड़ के आबकारी घोटाले में, और सबूत भी है कि 100 करोड़ की कैसे लेन देन हुआ है, तो उनके लिए भी तो जमानत बहुत मुश्किल काम है ईडी की कस्टडी से। निश्चित रूप से देखिए, लोअर कोर्ट ने तो अपना 2-3-4 बार, ये तो लगातार हर हफ्ते वर्चुअली, मेरे ख्याल से तो रोज ही इनकी तरफ से एप्लीकेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्ट में लगी होती होगी बेल की, दोनों की तरफ से। अब ये तो कोर्ट है जो हफ्ते 2 हफ्ते बाद का टाइम देता है कि हम आपकी तारीख, अब 20 तारीख को सुनेंगे बात। तो ये तो देखिए जो प्रोसीजर है वो तो रहेगा। रही बात कि जमानत मिले या ना मिले, ये तो केस की गंभीरता, एविडेंसेस के ऊपर है, टेम्परिंग के ऊपर है। ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो ये कह दें कि साहब ऐसा है कि अभी हम निर्णायक दौर में चल रहे हैं, अभी हमें थोड़े और लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है, अभी पूरा प्रक्रिया नहीं है, तो इससे काम में बाधा आ सकती है, तो अभी आप कम से कम इनको 1 महीने के लिए या 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए थोड़ा अंदर ही रखिए। हो सकता है कि बाहर निकल के ये सबसे पहले किससे मिलने जाएंगे, आप गेस करो। केजरीवाल से। ऑब्वियसली। तो वहां जाके पूरा बताएंगे कि भाई क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या क्या पूछा गया, क्योंकि जब से ये अरेस्ट हुए केजरीवाल साहब मिलने, हालचाल पूछने भी नहीं गए हैं। तो जाना तो चाहिए था, आफ्टर ऑल आपके दोस्त हैं, पूरी जिंदगी आपके साथ उन्होंने बिता दी, तो कम से कम आपको जाना चाहिए। स्थिति इंटरेस्टिंग तब हो जाएगी जब मान लीजिए 20 तारीख को मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए, तब केजरीवाल साहब उनको मंत्री बनाएंगे, घर वापस दिलाएंगे वो बंगला जो खाली करवा लिया है। अब वो तो खैर दूसरे मेहमान आ गए हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि इंटरेस्टिंग केस तो तब होगा, बिल्कुल। तब मनीष सिसोदिया साहब को रैलीज में बुलाया जाएगा, क्योंकि अब तो चुनाव का टाइम है, कर्नाटक का चुनाव है, बाकी चुनाव है, एमपी के चुनाव हैं, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, इस बार तो 6-7 बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव है। तो बहुत कुछ अभी मुझे लगता है कि जब तक सिसोदिया साहब जेल में है, शायद केजरीवाल साहब को रिलीफ है। अगर सिसोदिया साहब को जेल से बेल मिल गई तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा टेंशन केजरीवाल के लिए खड़ा होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी ने जो उनका डेफेमेशन का केस था सूरत में जो चल रहा था, 10 दिन 11 दिन के बाद वो पहुंच गए थे सूरत के सेशंस कोर्ट में, और उन्होंने वहां पर याचिका दायर की, 2 याचिकाएं दायर की हैं। लेकिन जो उन्होंने एक याचिका दायर की उसमें उन्होंने जो मजिस्ट्रेट हैं सीजेएम कोर्ट के, उन पर ही सवाल लगा दिए हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह से कि जो जज हैं उन्होंने 2 साल की सजा इसलिए सुनाई कि उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाए, इस तरह के सवाल खड़े करके राहुल गांधी कहीं कोर्ट का एक तरह से मानहानि तो नहीं कर रहे? देखिए, राहुल गांधी साहब को अपनी बात रखने का हक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सवाल अब ये आता है कि अगर आप जज को ही कहते हैं कि तुम ही बायस हो, हम तुम्हारी नीयत खराब है, तो ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि आज आपने लोअर कोर्ट के बारे में कहा, कल आप हाई कोर्ट के बारे में भी कहोगे, फिर आप शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में भी कहोगे, तो ये विचारधारा कहाँ रुकेगी? मान लीजिए कल को इनकी हाई कोर्ट में जमानत रद्द हो जाती है या सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाती है, तो ये क्या बोलेंगे? यही स्टेटमेंट दोहराएंगे, तब क्या होगा? और जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसका आधार क्या है? क्योंकि न्यूज़पेपर में तो ये भी आया था कि इनसे कहा गया था कि अगर आपको लगता है गलती हो गई तो आप माफी मांग लीजिए, केस खत्म होता है। इन्होंने कहा नहीं जी, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब उसी कोर्ट के आगे आप प्लीड करने चले गए, तो अब आप सावरकर हैं या गांधी हैं या कुछ और हैं? अब एक्सप्लेन कर दीजिए कि अब आप किसका रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह की बचकानी बातें पॉलिटिक्स में शोभा नहीं देती, और यही चीज जो है वो राहुल गांधी जी के लिए खतरनाक है, ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी।
और जब पॉलिटिकल इमेच्योरिटी होती है तो आपको आपकी पार्टी और आपका जो ऑपोजिशन है वो सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये कब ये आदमी किस समय क्या बोल जाएगा। और फिर सवाल ये आता है कि क्या राहुल गांधी जी को उनके वकीलों ने गाइड नहीं किया था ये पिटीशन डालने से पहले? कोई तो कोई गाइड कर रहा होगा। आफ्टर ऑल 10-12 दिन बाद अगर आपको समझ आई है कि ये हमें पिटीशन डालनी चाहिए, तो किसी ने तो आपको एडवाइस किया होगा। तो आपको ये एडवाइस नहीं किया गया कि इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। और फिर इसी पिटीशन में उन्होंने ये भी कहा कि पूर्णेश मोदी जिन्होंने ये केस फाइल किया उनके खिलाफ, उनको तो फाइल करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो ललित मोदी का नाम लिया था, नीरव मोदी का नाम लिया था, पीएम मोदी का नाम लिया था, और जो मोदी समुदाय की 2 संस्थाएं रजिस्टर्ड, उनमें तो पूर्णेश मोदी का कहीं नाम ही नहीं है, वो तो मेंबर ही नहीं है, इसलिए उन्हें तो ये केस डालना ही नहीं चाहिए था। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस उनके खिलाफ खड़ा किया गया। अब बात सीधी सी है, आप अपने शब्दों को देखिए ना कि क्या सारे चोर मोदी होते हैं। अब आप ये कह रहे हो कि जो लोग मोदी समाज या एसोसिएशन के मेंबर नहीं है उनका कोई मानहानि नहीं हो सकता, क्या ये इंटरप्रिटेशन है? नंबर 2, क्या आपको अपनी एसोसिएशन का मेंबर होना एसेंशियल है? क्या वो नागरिकता की कंडीशन है? क्या लॉजिक है? मैं वहीं आके कह रहा हूं कि राहुल गांधी साहब को एडवाइस करने वाले वकील कौन हैं? हमसे ही पूछ लेते यार, हम ही बता देते क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि जो आप बात कर रहे हो वो कॉमन सेंस से परे है। टेक्निकलिटीज हो, इंटरप्रिटेशन की बात हो, इन्फ्रेंस की बात हो, तो मैं समझ सकता हूं कि यहां पे यस पॉइंट ऑफ लॉ निकल के आता है, यहां कंफ्यूजन है, इंटरप्रिटेशन चैलेंज है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका अधिकार है। आफ्टर ऑल न्यायालय बने क्यों है? ऐसा तो नहीं कि वो रिस्ट्रिक्शन है किसी के लिए भी। लेकिन जो चीजें एब्सोल्युटली लॉजिकल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और जिनमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है, उन मुद्दों को लेके अगर आप जा रहे हैं और फिर उसके अंदर भी आप अपना इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना बहादुर हूं, तो आप अगर अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार के खुद को ही शहीद कर रहे हो, अब इसके लिए क्या कोई आपके उपमा देगा? तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन ठीक है, हर आदमी का अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हर आदमी का अपना इंटेलिजेंस है, हर आदमी के अपने एडवाइजर्स हैं। और जो राहुल गांधी जी ने कहा, मैं तो कहूंगा ये कलेक्टिव विजडम है राहुल गांधी जी और उनके एडवाइजर्स की। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है तो वक्त बताएगा। और फिर सर बार बार जब ये फैसला भी आया था सीजेएम कोर्ट का, उसके बाद से कांग्रेस बार बार राहुल गांधी से कह रही थी तुम डरो मत डरो मत। अगर आप ट्विटर हैंडल देखें कांग्रेस का तो उस पर बाकायदा डीपी लगाया गया था राहुल गांधी की फोटो के साथ कि डरो मत। लेकिन उसके बाद जब ये सूरत के सेशन कोर्ट गए तो आप देखो कितनी पूरी बारात लेके पहुंच गए थे। प्रियंका वाड्रा थी, 3 राज्यों में जो कांग्रेस के सीएम है वो थे, प्रवक्ता थे नेशनल स्तर के सारे। तो जिस राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ही कहती है कि देखो शेर आया, वो शेर इतनी बारात लेकर क्यों गया सूरत के सेशन कोर्ट में? किस बात का डर था? मैंने तो कभी शेरों को झुंड में घूमते नहीं देखा भाई। भेड़ बकरियों को देखा होगा, बाकी चौपायों को देखा होगा, लेकिन शेर के लिए तो यही कहा जाता है एक जंगल में एक रहेगा। बिल्कुल। अगर शेर ग्रुप में भी चलता है तो अपना नियर फैमिली को लेके चलता है, भाई अपने बच्चों के साथ होगा या अपनी शेरनी के साथ होगा। तो आपकी कौन सी शेरनी हमें नहीं पता, आपके बच्चे कौन है पता नहीं, हो सकता है आपके वेलविशर्स हों, लेकिन सवाल यह है कि आप खुद को बहुत जगह पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब उसको आप पॉलिटिकल मजबूरी कहें, अब आप कहेंगे मैंने तो बुलाया नहीं था, मेरे कार्यकर्ताओं का जोश था वो आ गए, तो मना करना भी तो आप ही का अधिकार है कि भाई वहां मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। मोदी जी जब ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ मंत्रियों का झुंड लेके जाते हैं क्या? जब वो कहीं जाते हैं तो उनके आसपास तो कोई ऑफिसर भी नहीं होता, वो तो अकेले घूम रहे होते हैं।
चाहे वो कॉरिडोर में जाएं, चाहे इनॉग्रेशन में जाएं, चाहे कहीं जाएं, उनकी स्टेज पे भी कम से कम लोग होते हैं, मुश्किल से 3-4-5 लोग होते हैं, भीड़ नहीं होती। वो उनका काम करने की शैली है। बाकियों को भीड़ पसंद है, वो उनके काम करने की शैली है। तो ये डिपेंड करता है। अब ये निजी मामला है, इसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप करके उचित भी नहीं होगा। विजय जी, ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है, विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, ईडी सीबीआई के मुद्दे पर आखिरी ऑप्शन अपना सुप्रीम कोर्ट जाकर पूरा कर लिया है, और अब जिस तरह के तेवर हैं बीजेपी के, पीएम मोदी के, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई और तेज होगी। तो ये मानकर चला जाए कि 2024 में भ्रष्टाचार ही एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। देखिए, जो भी मुद्दा जनता को पसंद आएगा वो चुनावी मुद्दा बनेगा, और इस समय भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है जो चुनावी मुद्दा है। अगर जनता को भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो केजरीवाल का उदय नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि इनकी जननी जो थी वो तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे मूवमेंट था, विच वाज अगेंस्ट करप्शन। तो करप्शन का जो जनता के बीच में एक सेंटीमेंट है, उसका फायदा उठा के तो आज केजरीवाल साहब राजनीति में है। नहीं तो इनके पास एजेंडा था क्या? इनकी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, आज भी नहीं है। बिल्कुल, इनका कोई एक्शन प्लान, कोई नेशनल प्लान है? कुछ नहीं है। इनका कोई डेवलपमेंट प्लान है? कुछ नहीं है। इनका तो प्लान ये है कि जितना टैक्स पेयर का पैसा इकट्ठा होता है उसको बांट दो। तो ये तो एक रूपरेखा है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब सवाल ये है कि हम आगे आने वाले दिनों में अब जनता के सामने आप कोई अल्टरनेट विजन या डॉक्यूमेंट प्लान कुछ नहीं रखोगे तो जनता क्या सोच के आपको वोट देगी? तो सिर्फ आप ये कहेंगे कि हम इसको रिजर्वेशन दे देंगे, उसको सब्सिडी दे देंगे, इसी मुद्दे पे चुनाव तो मुझे नहीं लगता कि अब लड़ा जाएगा। क्योंकि हर जगह पे पॉलिटिशियंस ने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं, क्योंकि जितनी सीमाएं हैं रिजर्वेशन देने की सब उसके पीक पे पहुंच गए। तो अब आप पिछड़ों में अति पिछड़ा ढूंढते रहिए। एक अच्छे खासे इंसान को कहोगे तुम अपने आप को अति पिछड़ा बोलने लगो तो मैं शायद तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडी दे दूंगा। अब इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन उससे देश का कुछ भला नहीं होता। तो समाज देखेगा, और जब तक, अभी तो चलिए हम मान लेते हैं टाइम है, कुछ महीने हैं। मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी जी के पास अब टाइम है नहीं। अब ये फालतू की बातें छोड़ के वो सीरियसली चुनाव मिशन पे लग जाए अगर कुछ करना है तो। क्योंकि देश में 700 से ज्यादा जिले हैं और 300 से कम दिन रह गए हैं चुनाव में। तो आपको एक दिन में 2 जिले कवर करने होंगे, और आप एक ही बार कर पाएंगे चुनाव से पहले। आपके पास एक जगह में 2 बार जाने का मौका नहीं है। तो आपको तो रोज एक नया जिला तय करना है अगर आपको कांग्रेस को मजबूत करना है तो। और तो कोई कांग्रेस में है नहीं, चाहे आप कागज पे किसी का भी नाम अध्यक्ष के रूप में लिख दें, लेकिन उनकी कोई हैसियत तो है नहीं, उनकी कोई पकड़ नहीं है, ना पार्टी पे ना जनता में। तो ये तो अब कांग्रेस को सीरियसली सोचना है कि हम मोदी को गाली दे दे के अपने बचे कुछ दिन वेस्ट कर दें, या कुछ काम धंधे पे लगे, पार्टी को सुधारें, ताकि जो हमारी सीटें घट रही हैं उनमें कुछ सुधारा जाए। ये तो अब पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए भी यही मैसेज है कि उनको यहाँ वहां की बातें करने की बजाय अब सच में कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि जिस मुद्दे को वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर वो रोग आ रहे हैं, वो मुद्दा अब आगे चलकर बड़ा ही होगा और उसके दायरे में और भी बहुत से लोग आने वाले हैं। तो कम से कम इसे एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी विजय जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम।